अस्सलाम वालेकुम। आवाज, स्क्रीन, कैमरा, ऑनलाइन के यूजर्स। ऑल क्लियर। बेहतरीन हो गया। एक भाई का ट्रिपल ए मॉडल से रिलेटेड सवाल है, थोड़ा जरा ज्यादा पीछे का सवाल है, लेकिन देखते हैं अगर दमन वक्त में गुंजाइश हुई, क्योंकि आज के दिन हमने पहले एक तो टेस्ट डिस्कस करना होता है, फिर आगे भी बढ़ना होता है। तो ट्रिपल ए मॉडल पे अच्छी खासी हम लोग 2 दिन तो डिस्कशन करते ही रहे, फिर भी अगर टाइम बचा तो मैं इन पे उस पॉइंट को एक्सप्लेन कर देता हूँ इंशाल्लाह। नहीं जी, भाइयों ने कहा वीडियो में देख लिया जाए, वो बेचारा ढूंढते ही रह जाएगा कि वो जो चौथे स्टेप का तीसरा पॉइंट, चौथे स्टेप का तीसरा पॉइंट ये 2 दफा एक्सप्लेन हुआ था उस दिन। चले तो ऊपर वाली लाइट बंद करते हैं, आप क्लियर नहीं आ रहे। वाकई में तो भूत कर उसमें आवाज से नजर नहीं आ रहा। ये बंद करने से शायद थोड़ा सा कम भूत भूत सा। देखिए अगर आप में से कोई वहां तक जाके ये वाली लाइट किसी तरह से या कहीं और से बंद होती है, इसकी तार निकाल लीजिए। चेक करें, इंतजामिया लेस क्लास के अंदर हम चल रहे होते हैं। आपकी तो दुनिया ही बदल जाती होगी, पहले एक पूरी टीम यहाँ पे और अचानक से जो है ना एक गरीब आदमी आता है तो सब। नहीं मैं इतना भी इल्जाम नहीं लगा रहा, मजाक कर रहा हूँ। नहीं जी, उन्हें का कैमरा एडजस्ट करने से आप थोड़े से ज्यादा नजर आएंगे और लाइट थोड़ी सी कम नजर आएगी। हाँ जी, क्या आप थोड़ी विजिबिलिटी बेहतर है? ठीक है सर, अब ठीक है, सही लग रहा है सर। आपको ज्यादा शरीफ बनना पड़ेगा। डन हो गया। अब इसने पता नहीं कौन सा वाला शरीफ का है। जनाब, गुज़िश्ता टेस्ट की मेमोरीज को रिकॉल करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा, रिमेंबर योर फ्रेंड फ्रॉम द लास्ट टेस्ट। आपका फ्रेंड जिसने पिछले टेस्ट में आपसे कोड ऑफ एथिक्स के बारे में पूछा था, इस दफा आपका फ्रेंड कंफ्यूज है और वो कह रहा है कि ये ट्रिपल ए मॉडल क्या है, मुझे स्टेप बाय स्टेप बता दो। यानी आपके लिए 2 लॉजिकल सिनेरियो और एक रट्टे वाला सवाल रखा था, ताकि जो है वो हर मिजाज के बच्चे जो है उसमें से कुछ ना कुछ हासिल कर लें। तो आपने फड़का फड़कू कर दिया, आग लगा दी। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई डिस्कशन वाली बात है। अब आते हैं ट्रकर का 5 क्वेश्चन मॉडल। यूजिंग ट्रकर 5 क्वेश्चन मॉडल, एनालाइज द फॉलोइंग सिनेरियो। अगर सवाल हमें सिर्फ एनालाइज करने का कहे तो अगर हम एंड पे कोई डिसीजन नहीं भी दें चल जाएगा काम, क्योंकि उसने कहा बस उसका तज्जिया करो उस मॉडल के मुताबिक। दिस इज गुड कि आप एंड पे अपनी एक जजमेंट दे दें, लेकिन अगर आप जजमेंट तक नहीं पहुंच पा रहे और सवाल ने ये नहीं कहा कि रिकमेंड बेस्ट अल्टरनेट, बताओ ये फैसला सही है या नहीं है, इस तरह से करके, और हम बहुत कंफ्यूज हो जाएं, तो हम अपने आप को थोड़ा सेफ रख के चल सकते हैं। इन्होंने कहा एनालाइज करना है, तो हमने 5 सवालों के हिसाब से सिनेरियो को जो है वो पेश करना है लिख के, और उसके बाद जो है वो चाहे तो डिसीजन दे दें चाहे तो ना दें। अगर डिसीजन बहुत ही क्लियर है तो दे देने में हर्ज कोई नहीं, ठीक है। सिनेरियो 1, सिनेरियो 2, सिनेरियो 1 के बाद सिनेरियो 2 पढ़ा तो ये पता लगा कि सिनेरियो 1 में थोड़ी सी अल्टरेशन करके उन्होंने दोबारा से उसी केस को प्रेजेंट किया है और फिर से आपसे पूछा है कि बताएं कि चीजें किस तरह से है। हम इस वक्त सिनेरियो 1 को इंडिपेंडेंट कंसीडर करते हैं और इसके ऊपर 5 सवाल लगा देते हैं। A famous pharmaceutical company is planning to build a new factory in rural province. एक देही इलाके में, एक ऐसे प्रोविंस में एक फैक्ट्री लगाने का सोच रही है फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनी। Analysis shows that new factory investment will be more profitable than alternatives because of the cheaper labor and land cost. उस इलाके में लैंड भी सस्ती है, लेबर भी सस्ती है, जिसकी वजह से कंपनी के लिए ये वाली इन्वेस्टमेंट तो बहुत ही प्रॉफिटेबल है। The government of the province has helped the company with its legal compliance.
उस प्रोविंस की गवर्नमेंट भी यही चाहती है कि ये आए यहाँ पे काम करें, तो उन्हें उसकी लीगल मसलों मसाइल में उन्होंने हेल्प कर दी है कि हम आपकी लीगल मसले इजी करा देते हैं। लीगल कंप्लायंस का मतलब होता है लीगल फॉलो करना, कंप्लायंस मतलब किसी भी चीज को फॉलो करना, विच इज नॉट फुली कंप्लीट। जो लीगल कंप्लायंस थी गवर्नमेंट ने हेल्प की और अब आपकी लीगल कंप्लायंस फुली कंप्लीट है। लोकल पॉपुलेशन इज एंशियसली वेटिंग फॉर द जॉब्स। लोकल पॉपुलेशन जो है वहां बेकरार है और वो चाह रहे हैं कि बस जल्दी से कंपनी आए और नौकरियों की भरमार हो जाए। इड्डा तो इमरान खान। अच्छा, which will in turn bring much needed economic growth to the province। उन्होंने कहा उसके बाद उस सूबे में खुशहाली की जो है वो क्या है, दूध की नहरें बह रही होंगी और जो है ना वो जबरदस्त हो जाएगा। है इड्डा टू केपी के। The factory is to be built on land which was previously used for brick manufacturing। जिस जमीन पे बनी है पहले वहां पे ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग होती थी। अब आपको पता है ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग लोकल इलाके में जो है वो ऐसे तरीके से होती है कि सिवाय आलूदगी के उसमें से और कुछ नहीं निकलता। भट्टा लगा हुआ होता है और वो मुसलसल कंटिन्यूअसली एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहा होता है। तो फैक्ट्री वहां आएगी एंड विल प्रोड्यूस लोअर एनवायरमेंटल एमिशन देन बिफोर। उस जगह से जितनी एनवायरमेंट को इम्पैक्ट पड़ रहा था, हमारी फैक्ट्री लगने से वो एनवायरमेंट का इम्पैक्ट कम हो। 5 है सवाल। आइडियल अप्रोच है सवाल की क्या है, जब उन्होंने, आपको याद है मैंने कहा था कि अगर एक सिनेरियो आए और वो कहे कि ये पूरा मॉडल अप्लाई कर दो तो बड़ा आसान काम हो जाता है। दूसरा काम मुश्किल होता है जब सिनेरियो में से कोई एक पॉइंट ढूंढना होता है। जब पूरा मॉडल ही पूछ ले तो बहुत ही आसान काम हो गया। आपने 5 हेडिंग दे देनी है, उनके नीचे 3-3 4-4 लाइन छोड़ देनी है, फिर तसल्ली से सिचुएशन में से जो सिनेरियो उसमें जो जिस सवाल के नीचे फिट होता लग रहा है वो वाली लाइन उठा के नीचे लिख देनी है। तो ये इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आपको भूल गया है तो सेकंड ट्यूसडे ऑफ द सेशन पे मैंने वो एक अप्रोच डिस्कस की थी कि अलग अलग तरह के सवालों को आपने कैसे लेके चलना है। वो बार बार वीडियो देखनी है क्योंकि इस पेपर में प्रेजेंटेशन बहुत काउंट करती है। पहला सवाल, क्या प्रॉफिटेबल है? इसमें तो कोई शक नहीं है। मार्केट प्रोस्पेक्ट्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, हाईली प्रॉफिटेबल। उन्होंने कहा अल्टरनेटिव से बहुत बेहतर है। तो हम कहेंगे कि क्योंकि उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव से बेहतर है और चीपर, यानी कि उन्हीं के सवाल की स्टेटमेंट उठा के हमने कह रहा है कि इस वजह से ये प्रॉफिटेबल है। सवाल करके मजा आया होगा जी। अब अगेन ये डिपेंड करता है कि आप उसको बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे ले जाना चाह रही हैं। वो दो फ्रेम ऑफ माइंड है कि आप सोचते हुए यूटिलिटी को सोचते हैं या रूल को सोचते हैं। ठीक है, अगर आप उतनी गहराई में ना उतरना चाहें तो 5 सवालों के जवाब देते जाए। वो दो अप्रोचेज हैं जो आपको सिखाती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो एक दो जो प्रोस्पेक्ट्स हैं, खासतौर पे प्रॉफिटेबल वाला, ये यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से आप ज्यादा देखते हैं, लेकिन लीगल और जो बाकी हैं उनमें ज्यादा हम रूल की तरफ फॉलो करते हैं। तो पहला सवाल हमारा बहुत अच्छा है। नहीं, प्रॉफिटेबल अभी हमारी ये इज इट प्रॉफिटेबल का सवाल हमने ये नहीं देखना कि वहां के लोगों के लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। अपने हिसाब से हमने डिसीजन लेना ना, वो अभी आगे देखेंगे ना कि आगे स्टेप बाय स्टेप और कहां उन लोगों को फायदा है। अभी पहला सवाल है मेरे लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं। यस, मेरे लिए तो प्रॉफिटेबल है। ठीक है, अगेन अब वही बात हो गई ना कि आप आंसर देते हुए अगर यूटिलिटेरियनिज्म को ओवरऑल कंसिडर कर रहे हैं और आप बहुत ज्यादा डिटेल में जाना चाह रहे हैं तो आप उसमें ये भी कहते हैं कि इससे इन्हें भी फायदा होगा, उससे भी फायदा होगा, उससे भी फायदा होगा, ओवरऑल मार्केट को फायदा होगा। बट हमारे सवाल में हमारे पास ऑलरेडी इतना कुछ था, यानी कि देखिए 15 नंबर के लिए 2 सिनेरियो, तो एक सिनेरियो हो गया 7.5 नंबर के लिए। सिनेरियो में है 5 बातें, तो आई कैन से कि 1.5 नंबर पर पॉइंट। उसमें भी आधा नंबर हेडिंग का हो सकता है, 1 नंबर जस्टिफिकेशन का हो सकता है। लिख दें तो अच्छी बात है। अगेन वही बात है कि बहुत ज्यादा गहराई में उतरने की हमें जरूरत नहीं है। सवाल बड़ा ऑब्वियस इंफॉर्मेशन हमें दे रहा है और अगले सवालों में हम उन लोगों को भी कंसिडर कर लेंगे जो वहां के लोग हैं। तो फिर भी अगर आप ज्यादा लिखना चाह रहे हो और आपके पास अच्छी जस्टिफिकेशन हो तो जरूर लिख दें। मैं तो बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ कि बड़ा क्लियर कट नजर आ रहा है कि प्रॉफिटेबल है। सवाल ने खुद बता दिया प्रॉफिटेबल है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो पहला सवाल प्रॉफिटेबल। अगला सवाल लीगल है। अब हम कहेंगे कि यहाँ प्रोविंस ने हमें हेल्प कर दी है और गवर्नमेंट ने हमें ईज आउट किया है और अब
सवाल ने ये इंफॉर्मेशन दी है कि लीगल कंप्लायंस हो चुकी है, तो इसका मतलब है इज इट लीगल, तो यस लीगल है। फिर अगली चीज, इज इट फेयर। अच्छा, फेयर मेरे हिसाब से होता है सामने वाले के हिसाब से? सामने वाले के हिसाब से। पॉपुलेशन तो बेताबी से इंतजार कर रही है, उस इलाके में तो अमारत आ जानी है, वो इलाका खुशहाल हो जाना है, वहां के इलाके के लोगों के हिसाब से ये बहुत ही फेयर बात है। वो बहुत खुश है हमारे आने से, ये नहीं कि अगर मैं उनके हिसाब से देखूं तो मुझे कहीं से भी कुछ गलत नजर नहीं आ रहा, वो बहुत हैप्पी है, तो फेयर भी है। अब अपनी तरफ से आगे सोचना है। जी भाई कुछ कहना चाहते हैं? भाई ने एक बात की, उन्होंने कहा उन्हें तो नहीं पता कि वेजेस वगैरह क्या है, हो सकता है हम कम वेजेस दे, हम कहीं और ज्यादा वेजेस दे रहे होते। अब अगेन ये जो फेयर और राइट है ना, इन दोनों में फर्क है। फेयर है कि वो क्या समझते हैं, राइट है मुझे क्या पता है। तो इज इट राइट में अपने अंदर दिल में छुपी हुई कोई बात है उसको सामने लाके देखना है कि मेरी नजर में सही है या नहीं। मैं जिसके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन है, मैं जैसे सारी कहानी पता है, मैं जैसे पता है कि 10 साल बाद इस प्रोविंस के लोगों के साथ क्या होनी है, मैं अपनी नजर में बताऊं ये है राइट, इज इट राइट। और इज इट फेयर जो है उसमें मैंने अपना पर्सपेक्टिव सोचना ही नहीं है, सामने वालों को कैसा लग रहा है। तो इज इट फेयर में छुपी हुई चीजों पे बात नहीं करनी, जो सामने से आपको नजर आ रही है या जो सामने से वो हो रहा है कि लोग वहां के उनको किस तरह का लगेगा या उनके साथ अच्छा होगा या नहीं होगा, तो अपेरेंटली लग रहा है कि उन लोगों के साथ अच्छा होगा। अगर सवाल ये कहता है कि आपको ये पता है कि 10 साल बाद ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो अपनी नजर में कह देते हैं कि राइट नहीं है, बट उनकी नजर में आज ये फेयर है। तो फेयर और राइट में फर्क है, फेयर है उनके लिए अच्छा है या नहीं, और राइट है मेरी नजर में अच्छा है या नहीं। दोनों सवाल है तो सेम, लेकिन उनकी नजर से मुराद ये है कि उनके पास जितनी इंफॉर्मेशन है उनके नजरिए में ये चीज ठीक है या नहीं। अब वही बात है, मेरे नजदीक बच्चों से काम करवाना राइट नहीं है, बट उस इलाके के लोग बच्चों से काम करवाना खुशी महसूस करते हैं, और अगर पैसे भी अच्छे मिल जाए तो बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो अगेन फेयर उन लोगों के हिसाब से और राइट मेरे हिसाब से। तो इज इट फेयर? यस बहुत फेयर है, लोग तो एक्साइटेड है। इज इट राइट? सवाल में कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं है। हम एनवायरनमेंट को भी बेहतर कर रहे हैं, हम जॉब्स भी क्रिएट कर रहे हैं, हमने कानून को भी फॉलो किया है, हम अच्छे ही अच्छे हैं, हमें अपेरेंटली इस डिसीजन में कुछ गलती नजर नहीं आ रही। इज इट राइट? यस राइट है, और 2-3 फायदे लिख देने हैं जी। इसमें एथिकल डायलेमा किस तरह से है? सिनेरियो 1 में नहीं है, सिनेरियो 2 में। असल में वो सिनेरियो 1 का इसलिए किया कि आपको एक दफा सारी पॉजिटिविटी नजर आए, फिर उसके बाद आप देखें कि कैसे एक दो फैक्टर्स खराब हो जाते हैं। तो सिनेरियो 1 में इन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अपेरेंटली कोई एथिकल डायलेमा है ही नहीं। तो दिस कैन हैपन कि आप एक मॉडल पे चीज अप्लाई करें, आपको कंफ्यूजन हो रही हो, आप जब सारे सवालों के हिसाब से देखें तो आप कहें लो मसला ही कोई नहीं, मुझे लग रहा था मसला है, लेकिन जब सारे सवाल यस में निकल आए हैं तो कोई मसला नहीं था, मेरे लिए डिसीजन बहुत आसान हो जाएगा। ऑनलाइन में सर लोअर एनवायरमेंटल मिशंस, सर हमारे लिहाज से भी ठीक है क्योंकि उसमें लेस लेबर है, प्रॉफिटेबल फॉर एम्प्लॉइज जी। ऑनलाइन में भी एक भाई ने कहा कि सिनेरियो 1 में कोई एथिकल डायलेमा नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल ऐसे ही है जी। आप कुछ कहते कहते रुक गए। हाँ ओवरऑल। तो अब एंड पे अगर आखिरी सवाल क्या था? सस्टेनेबल है, क्योंकि हम ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग को हटा के और वहां पे फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो लॉन्गर रन में एनवायरनमेंट ज्यादा सेफ हो रही है। तो वो पर्सपेक्टिव जो हमें अक्सर नहीं मिला करता था, हमें वो पर्सपेक्टिव भी मिल गया। तो जी भाई ने बड़ी बहुत ही गहरी बात कर दी है। जो उस इलाके के लोग हैं, अगर हम वहीं पे फैक्ट्री लगाते हैं तो उस इलाके के लोगों को वहीं पे चीजें मिल जाएंगी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, और चूंकि वो ट्रैवल नहीं करेंगे तो जिन जिन सवारियों पे वो जाते हैं उनकी जो इमिशंस है, उनसे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती, मतलब अगेन ये ऐसी चीज है कि इसमें बड़ी मतलब कुछ ना समझ आ रहा हो तो आप बहुत गहराई में उतर सकते हैं। हाँ अगर कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन सवाल अगर सामने सामने बड़ा क्लियर हिंट दे रहे हैं तो फिर कोशिश ये करनी चाहिए कि हम वो चीज पिक करें। बिल्कुल, इसका मतलब है कि और सवाल ने ये कह दिया है कि लेस एनवायरमेंटल एमिशंस देन बिफोर।
गवर्नमेंट ने मदद कर दी है और गवर्नमेंट आपके साथ है। कानून कौन बनाता है? गवर्नमेंट। किसका कानून तोड़ते हैं? गवर्नमेंट का। तो अगर गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है तो फिर मसला क्या है? जी, इन्होंने कहा फेयर में ये लिख सकते हैं कि जो ब्रिक मैन्युफैक्चरिंग वाले हैं वो शायद वो हो जाएंगे, रिडेंडेंट हो जाएंगे। अब एक फैक्ट्री के अंदर जो है वो आपको हमेशा बहुत स्किल्ड लेबर नहीं चाहिए होता है, हर तरह के लोग चाहिए होते हैं। तो हो सकता है एक बच्चा ये कहे कि जब ये उस ब्रिक के उसको सेटअप को हटाएंगे वहां से तो वो लोग बेचारे जॉबलेस हो जाएंगे। एक बच्चा ये लिख के थोड़ी नेगेटिविटी सवाल में ला सकता है, और एक दूसरा बच्चा ये लिख के कि वो लोग अगर जॉबलेस हो भी जाए तो कोई बात नहीं, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, जब उस इलाके के लोग इंतजार कर रहे हैं तो जो ब्रिक्स वाले काम से फारिग होंगे वो वहां पे लग जाएंगे। तो अब अगेन ये डिपेंड करता है, जब सवाल ने बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ना दी हो तो हम खेल सकते हैं। Again, the factory is to be built on land which was previously used for brick manufacturing. पहले हुआ करती थी। अब अगर तो पहले हुआ करती थी और अब कुछ नहीं हो रहा तो फिर उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि अब लेस एनवायरमेंटल इमिशंस होगी। इसका मतलब ये है कि आपके इस डिसीजन की वजह से लेस एनवायरमेंटल इमिशन है, तो कहीं ना कहीं आपने उन्हें रिप्लेस किया। सवाल से ऐसा लग रहा है। अगेन उसको पढ़ने के दो नजरिए हो सकते हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप अच्छे अल्फाज में अगर एक्सप्लेन कर देंगे तो दो अलग अलग लोगों का अलग अलग जवाब भी सही माना जाएगा, क्योंकि यहाँ सही या गलत नहीं बताना, यहाँ रीजंस के हिसाब से बताना। जी बताइए। जी, अगर पांचों सवालों का जवाब हमें नहीं वो है नहीं मिल रहा या हमें सामने से चीजें नहीं आ रही, पहले तो कोशिश करना है सिनेरियो में से उठाएं। ऐसा थका हुआ सिनेरियो बहुत ही मुश्किल है जो 2 सवालों के जवाब भी ना दे, बट स्टिल अगर बहुत कम वो है तो फिर हमें रिमोट साइड पे जाना पड़ेगा, थोड़ा सा दूर निकल के कि अच्छा ऐसे करके अगर वैसे करके वैसे हो जाए तो अच्छा है। उसमें फिर बहुत ओपन प्ले ग्राउंड है, लेकिन इतना ज्यादा वो रिमोट सिनेरियो नहीं देते। 5 हैं और 3 नहीं मिल रहे और 2 की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अगर तो आप लड़ सकते हैं जंग अच्छी इंग्लिश के साथ तो आप वो 2 बीच में से ढूंढ के निकाल लें घूम के, या कहते हैं कि इस सवाल में ये 2 जो क्वेश्चंस हैं ये इररिलेवेंट है। जैसे याद नहीं हमारे बीच में 1-2 ऐसे सवाल थे जिसमें एनवायरमेंट इररिलेवेंट हो गई थी, तो दिस कैन हैपन कि आप कहें कि ये सवाल नॉट एप्लीकेबल है, हेडिंग दे दें और कहें कि देयर इज नो क्वेश्चन अराइजिंग ऑफ एनवायरमेंट क्योंकि इस डिसीजन से एनवायरमेंट का कोई ताल्लुक नहीं। यस, बहुत सारी एग्जांपल्स थी हमारी, जैसे भाई को उठाने वाला फैसला, उसका एनवायरमेंट से कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है। आज जल्दी उठाने से वो कम खराटे लेगा, कम खराटे लेने से जो है वो, तो अगेन बहुत दूर जाए तो वापस इधर आते हैं। सर इलीगल पोजेशन भी कंसिडर कर सकते हैं क्या हम इसमें? सवाल ने ऊपर हमें बताया कि प्रोविंस ने लीगल कंप्लायंस में हमारी हेल्प कर दी, तो ऐसे में ये जो ऑनलाइन सवाल है उसमें मैं ये कहूंगा कि अगर गवर्नमेंट हमारे साथ खड़ी है तो इसका मतलब है कि हम कानूनी तौर पे जो भी कर रहे हैं गवर्नमेंट ने हमें उसको, चाहे हमने गलत भी कर दिया हो, गवर्नमेंट ने कागजों पर उसको ठीक कर दिया हो। तो कभी कभी कब्जे के बाद आप कुछ लोगों को उस कब्जे में से थोड़ा सा हिस्सा दे दें तो वो आपकी बात सुन लिया करते हैं। आगे चलते हैं जी। जी हमारा ये डिसीजन लेने से एनवायरनमेंट फायदे की तरफ जाएगी या नहीं जाएगी, हाँ उससे कंपेयर नहीं करना। लेकिन सवाल ने खुद कह दिया कि आप ये डिसीजन ले लो बहुत अच्छा है, वो उनकी जगह पर आ जाओगे और एनवायरनमेंट की इमिशन कम हो जाएंगे। इसीलिए इसमें जब तक सवाल में एक्सप्रेस इंफॉर्मेशन ना दी हो हमें इस पर डिबेट नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा सम मोर इन्फॉर्मेशन हैज इमर्ज्ड। उसी नई फैक्ट्री वाले केस में कुछ नई मालूमात हमारे सामने आई है और इस दफा हमने फिर से मॉडल अप्लाई करना है। The land the factory is to be built on has been forcefully requisitioned from the brick worker. अब उन्होंने कहा कि नहीं, अब नई मालूमात के मुताबिक वो जगह कब्जा की गई है, वो जबरदस्ती छीनी गई है उन बेचारे लोगों से जो गरीब लोग वहां पे ईंटों का काम कर रहे थे। एक छोटा बिजनेस है, गरीब बिजनेस है, फैक्ट्री जितना बड़ा बिजनेस नहीं है।
who are considered as second class citizen by government of the province. प्रोविंस की गवर्नमेंट भी उनको जो है वो शूदर कंसिडर करती है। वो कहते हैं कि ये तो जो है ना लो तबके के लोग हैं, ये क्या गरीब लोग और क्या फजूल सी इन लोगों ने जो है वो। आगे और खतरनाक लफ्ज है, द ब्रिक वर्कर ऑक्युपाइड द लैंड एज अ स्लम। ये क्या होता है? झोपड़पट्टी वाले जो मुख्तलिफ लोग जिनको पोजेशन नहीं होती, लेकिन वो बेचारों के पास कुछ नहीं होती जगह, तो वो आके वहां पे आबादकारी कर लेते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो लोग तो वैसे भी उनकी जगह नहीं थी, वो तो बस वहां पे बैठे हुए थे बिला वजह, गरीब गुरबा। मतलब सवाल ने बहुत ही हिकारत से उनकी तरफ बात की है। एंड नाउ हैज नोवेयर टू लिव और अर्न देयर लिवलीहुड। खुद ही बता दिया कि अब ना उनके पास जगह है ना कमाने को कुछ है। तो अब हम अजम्पशन नहीं ले सकते कि वो ब्रिक्स की वो हमारी फैक्ट्री में एडजस्ट हो जाएंगे। हमने कुछ लोगों से उनका घर छीन लिया है, रोजगार छीन लिया है, लेकिन गवर्नमेंट इज हैप्पी। गवर्नमेंट हैप्पी है। भाई ने कहा शायद सिंध गवर्नमेंट है तो वो शायद इसलिए हैप्पी है। अब अगेन एक भाई ने कहा जाति उम्र हो सकता है, तीसरा बनी गाला बोल देगा लो जी। ले जी, एक भाई रावलपिंडी तक पहुंच गए, बहुत दूर चले गए, वापस आए वापस आए। अब क्या होगा? क्या डिसीजन अभी भी प्रॉफिटेबल है? नोटू तो है। इधर तो हमने सोचना ही नहीं है ना, हम कहेंगे भाई पैसा आ रहा है ना, गेम ऑन है। लीगल है या नहीं? उनकी जमीन नहीं थी, उन्होंने कब्जा किया हुआ था, हमने वो जगह ली है और गवर्नमेंट ने हमें कंप्लायंस। अब हमें डाउट है कि जगह लेने के बाद क्या इस जगह ये जमीन हमारे रजिस्ट्रेशन में गवर्नमेंट ने हमें हेल्प की है नहीं की? सवाल खामोश है। लिख दें अगर तो हमारे नाम लीगल रजिस्टर हो रही है, गिवन दैट कि गवर्नमेंट हमारे साथ है, हमें सपोर्ट कर रही है, अगर लीगली हमारे नाम पे रजिस्टर हो रही है फिर ये लीगल है। और अगर हम कब्जा करके और हम भी कब्जा ही करके बैठ जाएं उनकी तरह, और गवर्नमेंट कहे जी पैसे दो, तो हम कहें उनसे कब लिए थे, तो फिर ये लीगल नहीं होगा। तो इस वक्त लीगल थोड़ा सा डाउट में आ गया है। अपेरेंटली लग रहा है लीगल है, लेकिन आप में से कोई बहुत अच्छे से अल्फाज के साथ शायद उसको इलीगल डिक्लेयर कर चुका हो। तीसरा सवाल, फेयर है? कुछ के साथ फेयर है, कुछ के साथ फेयर नहीं, कुछ के साथ अच्छा हो रहा है और कुछ के साथ बुरा हो रहा है। हमारे हिसाब से हमारा हिसाब बड़ा टेक्निकल है। अब जो बंदा भी जवाब दे रहा है उसके अंदर का इंसान झलकना शुरू हो रहा है, उसकी पर्सनैलिटी के अंदर छुपा हुआ जो ईवल है ना वो बाहर आ रहा है। सर अच्छा हो रहा है ना, वो कब्जा करके बैठे हुए थे, वो ऐसे करके। आपने कुछ गलत कब्जे को छुड़ा के वहां पे एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जिससे उस इलाके के लोगों को बेहतर रोजगार मिला। लेकिन कहीं ना कहीं बुरा भी हुआ है। आप उनके हिसाब से तो नहीं सोच रहे ना, आप तो अपने हिसाब से सोच रहे हैं। आपने क्या किया? इलाके में जॉब्स क्रिएट किए, आपने क्या किया? एनवायरनमेंट बेहतर किया, आपने क्या किया है? एक डिसऑर्डर्ड लैंड को, एक कब्जे हुई हुई लैंड को जरा सही तरीके से रेगुलेट करके गवर्नमेंट के खातों में ले आए। तो आपने शायद सही किया। ये अब डिपेंड करता है कि आप मतलब रूल एथिक की तरफ जाते हैं या यूटिलिटेरियनिज्म की तरफ जाते हैं। अगर अल्टीमेटली देखें तो आपने अच्छा किया, स्टेप बाय स्टेप देखें तो बुरा भी किया और अच्छा भी किया, लेकिन एंड पॉइंट फाइनली अच्छा किया। ठीक है, एक भाई ने कहा बुरा किया ताकि मैं जहन में रखूं कि ये अच्छे आदमी है, ये अच्छा सोचते हैं। बिल्कुल सही है। अगेन ये चीजें ऐसी हैं कि जिसमें काफी सारी राय निकल सकती है। आखिरी चीज की आखिरी सवाल क्या होता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर बात हुई हुई थी, तो हम उसी चीज को रिपीट कर देंगे कि हाँ जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो हमने कहा है ना कि वो तो है। तो सेकंड सिनेरियो में आपका जवाब क्या है? जवाब में थोड़ा सा इमोशनल तड़का लगा के आप इनकार कर सकते हैं, नेगेटिव्स बता के, और पॉजिटिव्स बता के एक दो नेगेटिव का जिक्र करके कहेंगे मुझे ओवरऑल यूटिलिटेरियनिज्म के हिसाब से ये डिसीजन अच्छा लग रहा है। अगर बहुत फंस गए हैं तो सोचें पता नहीं डिसीजन के कितने नंबर होंगे, एक होगा, आधा होगा, 1.5 होगा, ना दें
तो 0 है, गलत दें तो भी 0 है, तो तुक्का लगा देते हैं। ठीक है जी, मेरे ख्याल में हम लोगों ने सैर हासिल गुफ्तगू की है। सर वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में एम्प्लॉयड हो जाएंगे? नहीं भाई, ये नीचे लिखा है सवाल में, द ब्रिक वर्कर्स ऑक्युपाइड द लैंड एज अ स्लम, ठीक है, एंड नो, अब आज की डेट में मेरे इस फैसले के बाद हैज नो वेयर टू लिव और अर्न देयर लिवलीहुड। अब इस नाउ के ऊपर बहस हो सकती है कि ये नाउ मेरे डिसीजन लेने से पहले का नाउ है या बात का। अगर तो मैं कह रहा हूं कि वो उनसे हमने जगह छुड़वा ली, अब उनके पास कुछ नहीं है और अब मैंने फैक्ट्री लगानी है, तो हो सकता है आप में से कोई लिख दे कि अब चूंकि मैं फैक्ट्री लगाऊंगा तो बाद में उनके लिए जॉब शुरू हो जाएंगी। हो सकता है कोई लिखे कि सवाल ने खुद ही कह दिया कि वो बेचारे अब कुछ नहीं कमा सकते। तो अगेन कभी कभी सवाल, मैंने आपको बताया ना कि वो चीजें जिसमें इतने से सिनेरियो में कितना बता देंगे वो आपको, तो कुछ जगह स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन होती है और कुछ जगह आपके पास मार्जिन होता है थोड़ा सा प्ले अराउंड करने का। जी भाई, एक आखिरी सवाल पूछना चाह रहे हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है, तो ये अच्छा है बुरा है? देख ले, इंफ्रास्ट्रक्चर हमेशा एनवायरनमेंट को डैमेज करता है। वो लोग रह रहे होंगे झोपड़ियों में जो कि मुख्तलिफ दरख्तों, झाड़ियों और टाट और इस तरह की चीजों से बनी हुई होगी, अब बनेंगे वहां घर, सीमेंट, ईंटें, और वो ईंटें वो भी तो किसी ना किसी भट्टे से निकलेंगी। तो अल्टीमेटली जब भी ये पॉपुलेशन जरा थोड़ी सी सिविलाइज्ड होती है तो एनवायरनमेंट डैमेज ज्यादा होना शुरू हो जाती है। लेकिन अगेन इतना दूर हम क्यों जाएं? जी भाई ने एक अच्छी बात की है, इस डिबेट में ये जरूर शामिल किया जाना चाहिए कि वो जो ईंटों वाला काम कर रहे थे वो कितने लोग थे और जो फैक्ट्री है वो कितने लोगों को सर्व कर रही है। अगर तो ये 7 लोगों की बात हो रही है और हम 700 लोगों की फैक्ट्री लगा रहे हैं तो डिसीजन बहुत फर्क हो जाता है। तो सवाल ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, हम ये एक वेरिएबल ऐड कर सकते हैं कि अगर वो लोग कम है तो फिर तो सही है, और अगर वो लोग बहुत ज्यादा हैं और हम एक पूरे इलाके को तबाह कर रहे हैं और बर्बाद कर रहे हैं और तो हमें अपेरेंटली अच्छा नहीं लग रहा। तो अगेन इसका जवाब यस भी नहीं है और इसका जवाब नो भी नहीं है। आपने एनालिसिस करना है और मल्टीपल वेरिएबल्स की बेस पे जवाब दे देना है। सेफ ऑप्शन होता है कि 3 अगर जवाब आपके यस में आ गए तो आप उसको ओके कह दें, ये सेफ होता है। लेकिन अगेन सवाल हमारे आखिरी वाला भी खत्म हो गया। ऑनलाइन में एक आखिरी सवाल, सर आप बीमार लग रहे हैं, अंधेरे में हूं मैं, सर कुछ नहीं कमा सकते हैं तो क्या खाएंगे, नहीं क्या खाएंगे, क्या खाएंगे रहेंगे, एक मिनट, क्या खाएंगे रहेंगे कहाँ, तो ये फेयर नहीं है, हो सकता है भूख से मर जाए। भाई बहुत आगे चल, ठीक है सही है। ओके अगेन अगेन दिस कैन बी रिटन, मतलब लेकिन इन अल्फाज में नहीं, मतलब थोड़ी इंग्लिश में, तो वो सही है। मतलब अगेन इस तरह के सवाल में ना जिसमें आपने एथिक्स पे बात करनी होती है, आप इमोशंस बीच में ऐड कर सकते हैं कि वो खाएंगे नहीं रहेंगे नहीं तो मर जाएंगे ना, तो आप बंदों को मार देंगे फैक्ट्री लगाने के लिए, इतना तो नहीं होना चाहिए ना। इससे बेहतर है आप वो रिजीम चेंज कर लें, एम बंदों को जो मारना है। भाई ने कहा कि हम एंड पे एक लिख देंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 100 मर जाएं और 800 जी जाएं, 100 ये 100 लोग मरेंगे और इनकी फैमिलियां भी शायद उतनी लंबी चौड़ी ना हो, और वो 800 लोग और उनकी नस्लें, और ये मर जाएंगे तो इनकी नस्लें ही नहीं है तो सोचना ही नहीं पड़ेगा, जो जिंदा रहेंगे उनकी नस्लें भी खाती रहेंगी। तो अगेन थोड़ा बेरहम भी हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं, ये आपने डिसाइड करना है पेपर पे बैठ के गिवन टाइम के मुताबिक। हो सकता है आपको इसके अलावा और कोई सवाल आ ही ना रहा हो, आप आखिरी आधे घंटे में बैठे हो और उस वक्त ये एक सवाल इससे लड़ रहे हो और आगे सोच रहे हो कि अब तो फाइनेंस वाला वो सवाल तो ऊपर से गुजर गया और चैप्टर 7 का वो सवाल नीचे से गुजर गया, तो अब जो सामने आगे टकराया है वो यही है, तो इसी के साथ कुछ किया जा सकता है। ले जी, इससे पहले कि आप लोग जज्बात में बहते चले जाएं, चैप्टर नंबर 3
पेस्टल आखिरी सवाल हो चुका था। पेस्टल चैप्टर 1 से लेके 5 तक, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और चैप्टर 9 मैंने आपको बताया था कि सबसे जरूरी यही है। इनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी 7 और 8 और उनमें भी सबसे ज्यादा जरूरी 7। दो मॉडल तो 7, 8 और 9 I can easily say कि 80% of managerial portion या more than 80% of managerial portion done। औसतन अगर 4 सवाल यहाँ से आते हैं तो 3 सवाल तो उन्हीं 3 में निकल जाते हैं औसतन। अब चैप्टर 1 से लेके 5 तक किताब ने चूंकि जबरदस्ती क्रिएट की है और लंबी चौड़ी गप्पे मारी हैं, हमने पढ़ना इन्हें जरूर है लेकिन इनको दिल पे नहीं लेना। याद है चैप्टर 7, 8, 9 या 7 और 8 को घोल के पी लेना है। 9 में इन 2 मॉडल्स की जान ले लेनी है और आपने देखा कि हमने 2 मॉडल्स पे पूरा हफ्ता ही लगा दिया और ऊपर से आपने फिर इतनी सारी प्रैक्टिस की, फिर हमने इधर भी वो किया, क्लास में भी बहुत सारी डिस्कशन हुई, 2 वीडियोस भी मिली है, बड़ी शशकेदार थी वीडियो। थोड़े उसमें थोड़े से एरर्स थे, थोड़े से मतलब वो ग्लिच थे, लेकिन बहरहाल अच्छी कोशिश थी, लड़के ने ना मेहनत की थी। तो वो 2 वीडियोस भी आपने देखी, वो टीचर जो है वो इधर उधर चलता फिरता और जो है वो बीच में बैकग्राउंड पे। तो पॉइंट ये है कि ये 5 चैप्टर जो है ना इनको समझ लेना है, याद करने की तरफ नहीं जाना। इस लेवल पे करना है कि अगर सवाल आए तो आप खुद से लिख सकें, लेकिन ये नहीं सोचना कि मैंने इसको रट्टा मारना है। अगर रट्टा मारना है इन 5 में से कोई तो वो चैप्टर 4 का कुछ एरिया है, उसके अलावा किसी जगह रट्टा नहीं मारना। जैसे चैप्टर 1 में अगर हम पढ़ेंगे कि अयूब खान ने क्या किया या फलाना ने क्या किया, फलाना ने क्या किया, भाई बहुत एक्साइटेड है, भाई ने कहा वही करें, वो करने से भी खराब थोड़ी करना है, वो तो एक दिन है ना। हम सेशन में बीच में एक दिन एक स्पेशल लेक्चर रखेंगे 2 घंटे का, उस दिन पॉलिटिकल, उस दिन माशरती उलूम पढ़ लेंगे, मुताला पाकिस्तान, ठीक है जी। तो उसके ऊपर मैंने पूरा वीक जाया नहीं करना, वो ऐसी कोई बहुत कमाल इंफॉर्मेशन नहीं है जिसमें मैं पूरा वीक ही उजाड़ दूं। चैप्टर 3, अच्छा जब मैंने ये सामने लेके आया आपसे तो पता नहीं क्यों आप लोगों को लगना शुरू हो गया कि मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि मुझे इनमें से कौन सा चैप्टर कराना चाहिए। कि सारे अपने ना मतलब कभी ये तजर्बा ना कभी दूसरी क्लास में करके देखा है। शरीफ आदमी मिल गया, मासूम भोला भाला आदमी। चले जी, दिसंबर के एंड पे क्या खत्म हो जाएगा? स्टैट्स को छोड़ के तकरीबन यस। मिड मैंने कब कहा दिसंबर के एंड पे? तो आपने कहा दिसंबर के एंड तक। वाह, भाई का सवाल और भाई का जवाब आपस में रेजोनेट निकल। सर दिसंबर एंड तक कितना कराएंगे? मैंने कहा इतना। तो सर वो सारा मिड में शामिल होगा। और भाई दिसंबर मिड तो मिड में कौन लोग हो तो सी, मतलब किधर से? ठीक है जी। ये पीटीआई को सपोर्ट करते करते ना बहुत ही बावले हो गए हैं कौम वाले ना, बहुत ही मतलब इलॉजिकल होने की महराज पे पहुंच गए हैं कि बस अब तो इलॉजिकल होना ही होना है जी। मैं आपको एक्सप्रेसली बता देता हूँ, अगले थर्सडे तक हम जितना पढ़ेंगे इंशाल्लाह, कमिंग वीक, एक मिनट, कमिंग से कमिंग सॉरी, अगले से अगले थर्सडे तक हम जितना पढ़ेंगे वो मिड टर्म में आएगा। एक मिनट, मुझे जरा कंफ्यूजन हो गई है, मेरी डेट्स आगे पीछे हो गई जरा। एक हाँ, असल में हम इस वीक के तो अभी ठीक है, आप लोगों का वीक भी तो छोटा होता है ना, ये वाली क्लास में तो कम डेज हम पढ़ते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, नेक्स्ट थर्सडे तक हम जितना पढ़ेंगे वो आएगा मिड टर्म में। इसीलिए आप कोशिश करेंगे मैं कम पढ़ाऊं, लेकिन मैंने ज्यादा पढ़ा। जल्दी जो है जल्दी। मिड टर्म के ऊपर सारी डिस्कशन होंगी अगले बुध को, मिड टर्म पे सारी डिस्कशन होंगी अगले बुध को जी। आज आपने 1 बजे तक ही पढ़ाना, 12 बजे आ गए थे आपका टीए। मैं 12:03 पे आया था क्योंकि मैं बच्चों के निकलने और वापस एंटर होने का नहीं, मैं सोच रहा हूँ मैं आपको कितना पढ़ाऊं और क्या मैं स्क्रीन दिखा के पढ़ाऊं या मैं हवा में पढ़ाऊं। ऐसा ना कोई ऐसा वर्ड में सो जाए जो आप कहें सर ये वर्ड आपने
लें जी, पेज नंबर 18 मेरे पास आ रहा है, अगर मेरे पास किताब का वही वर्जन है। सोशल और लीगल इश्यूज, पेस्टल, PESTEL, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, फिजिकल एनवायरनमेंट। ये हमारी किताब पी गई, उसके चैप्टर ही नहीं बनाया। उसके लिए उन्होंने चैप्टर रखा था, लेकिन बाद में डाटा नहीं बना, तो चैप्टर को उन्होंने कर दिया ऑल द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 1 से लेके 5 तक। याद है वो चैप्टर नंबर 6? तो इकोलॉजिकल पे किताब खामोश है। और लीगल, अब सोशल और लीगल ये दो फैक्टर्स इस चैप्टर में डिस्कस हो रहे हैं आज, और थोड़ा सा कल हम सोशल पे डिस्कस कर रहे होंगे, और थोड़ा सा कल और परसों इंशाल्लाह हम लीगल पे डिस्कस कर रहे होंगे। सोशल और लीगल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट, आप जिस जगह मौजूद हैं, आप जहां बिजनेस कर रहे हैं, अब हमने बिजनेस करते हुए अपने इर्द गिर्द की एनवायरनमेंट को देखना है। आपके लिए उस एनवायरनमेंट, सर स्क्रीन दिखा दें, सर स्क्रीन दिखा के सर जी, चलें देख लें फर्क क्या पड़ जाना है जी। हम जिस बिजनेस में हैं उसके इर्द गिर्द की सोसाइटी को कंसिडर करना बड़ा जरूरी है। आपके जज्बात समझने बड़े जरूरी हैं, एहसास समझने बड़े जरूरी हैं। ये सोशल फैक्टर्स में क्या आता है, एक बिजनेस अगर कहीं बिजनेस कर रहा है तो वो अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में क्या क्या चीजें देखे लोगों की, जज्बात, कस्टमर्स किस तरह के हैं, एक महीने का कौन सी एज के हैं, उनकी बाइंग पावर कितनी है, वो कितना खरीद सकते हैं, उनकी क्लास क्या है, उनकी सोच कैसी है, उनके प्रोफेशंस कौन से हैं, सर उनकी नीड्स क्या है, उनके एटीट्यूड्स क्या है, उनके नॉर्म्स क्या है, और अगेन उनकी नीड्स क्या है, उनकी वैल्यूज क्या है, मतलब अकदार क्या है वहां पे, और मजहब। यस, ये इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन है। मतलब आप इंडिया में जाके अगर गाय का बर्गर खिला देंगे उन्हें, तो ऑब्वियसली मतलब एग्जैक्टली ये एक बड़ा ऑफेंस होगा, बड़ा शदीद ऑफेंसिव चीज होगा। अगर आप पाकिस्तान में जो है वो किसी को हराम जानवर का बर्गर खिला देंगे, तो अगेन वो भी गलत होगा। और मजहब इंपॉर्टेंट है। लाहौर में तो आम है, नहीं वो जो जानवर खिलाया जाता है वो सेमी हलाल है। कुछ मकतबा हाई फिकर के मुताबिक मकरू है, कुछ हराम की बात करते हैं, कुछ कहते हैं कि बस कराहत के साथ खा लें तो हर्ज नहीं, और कुछ जो वो गाय समझ के खा ले, गलती का तो फिर कुछ वो नहीं ना जी। आप लोग तो फिर लाहौर में बाद में आए हैं, हमने तो बहुत लाहौर के खाने खाए, तो पता नहीं कितनी दफा कहाँ कहाँ अल्लाह माफी दे खा लिया होगा जी। मजहब इंपॉर्टेंट है सर, बिलीव्स इंपॉर्टेंट है सर, आइडियल्स इंपॉर्टेंट है, सोच इंपॉर्टेंट है, ब्रांड लॉयल है या नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपने जहां पे भी होना है, आपने वहां के सोशल समाजी फैक्टर्स को देखना है, समाज की सोच क्या है, फिर वहां के कल्चरल फैक्टर्स को देखना है, वहां का कल्चर किस किस्म का है, वो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, उनके त्योहार किस किस्म के हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे अचानक से बाहर के मुल्कों से वो पाकिस्तान वाले मुतासिर हो गए, कह दिया ब्लैक फ्राइडे सेल, जिस जिस बिजनेस ने भी ब्लैक फ्राइडे सेल कहा, अवाम ने मिल के खूब कबाड़ा निकाला उनका कि ये क्या होता है ब्लैक फ्राइडे, ठीक है। तो वो फिर उनने उसको मुशर्रफ इस्लाम कर दिया, ब्लेस फ्राइडे, बेस्ट फ्राइडे, लास्ट फ्राइडे, और वो इस तरह से करके ना, तो फ्राइडे जो है वो थोड़ा सा मुस्लिम मुस्लिम सा हो गया, ठीक है। अब अगेन वही बात है कि यहाँ के इवेंट्स पे ईदों के हिसाब से चीजें बन रही होंगी, टीवी पे आने वाली एडवर्टाइजमेंट्स ईद के आसपास चेंज हो जाएंगी, रमजान के अंदर चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, रमजान में खजूरें महंगी हो जाएंगी रमजान के इस्तकबाल के तौर पर, ठंड है तो क्या हुआ, यस। मतलब इसका मतलब अब ये इसका ताल्लुक जो है वो कल्चर और उससे ना हुआ, इसका ताल्लुक आपके फिजिकल एनवायरनमेंट से हुआ कि आपके वहां पे मौसम कैसे हैं।
क्या ये गले आइसक्रीम वाला? पता नहीं, मुझे पता ही नहीं मैंने कौन सा कपड़ा पहना हुआ है। अच्छा ठीक है, हाँ मौसम के हिसाब से, हाँ तो मौसम के हिसाब से कपड़े बदलने पड़ते हैं, या फिर मोटे मोटे स्वेटर चलाने पड़ेंगे। पहले ही बंदा मोटा, ऊपर से मोटा स्वेटर पहन ले, मुझे फुटबॉल सी आ रही हो क्लास में तो बेहतर है कि जरा थोड़े से ना मतलब स्मार्ट स्मार्ट लग जाए पैंट शर्ट पहन के। ऑनलाइन वालों को नहीं पता इस वक्त जो है ना, ऑनलाइन वालों को नहीं पता कि टीचर पे कितना मोटापा आ रही है। उनको टीचर जो है ना वो बस अच्छा अच्छा नजर आता है, उनको इंटरनेट पे नजर आ जाता है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही छुपाऊं, मेरी तस्वीरें इंटरनेट से भी मिल जाती हैं जी। अब यहाँ पे आपने सोचना कैसे है, लोगों के एटीट्यूड और लाइफस्टाइल से आपका बिजनेस कैसे मुतासर होगा। एक एक करके फैक्टर्स पे हल्की हल्की सी बात करते हैं। लोगों के एटीट्यूड और लाइफस्टाइल, एलीट क्लास है तो आप उसके लिए अलग तरह से बिजनेस सोचेंगे, और वो ब्रांड कॉन्शियस भी होते हैं। लाइफस्टाइल से अलग अलग तरह की क्लास, फॉर एग्जांपल इन्हीं के दो कैंपस में, एक कैंपस में जो क्लास आती है वो और दूसरे कैंपस में जो क्लास आती है वो और है। एक कैंपस में आते हैं मेहनतकश लोग, छोटे शहर से उठ के लाहौर में कुछ करने की कल्पना काविशता लिए, और दूसरे कैंपस में कुछ ऑलरेडी सेटल्ड अमीरों के बच्चे जो कि बस थोड़ा सा मतलब ये है कि चलो कॉलेज में चले जाएं, जरा थोड़ा सा अच्छा सा एक एनवायरनमेंट हो, अच्छे एसी चलता हो, दीवारों पे पेंट शेंट हुआ वो। तो अगेन सारे ऐसा नहीं है, लेकिन मेजोरिटी ऑफ दोज ऑडियंस और मेजोरिटी ऑफ दीज ऑडियंस, तो जब दोनों में फर्क है तो डील करने वाला भी आस्तीने चढ़ा के बैठा होगा फ्रंट ऑफिस पे, सर पे नमाज की टोपी रखी हुई होगी, और बातों बातों में दो तीन इस्लामिक बातें भी कर देगा। एक दो जगह आप जब फीस पे डिस्काउंट करा रहे होंगे तो आपको इमोशनल कर देगा कि यार वालदेन के साथ तुम क्या कर रहे हो, तुम फीस पे डिस्काउंट ना कराओ, तुम पेपर पास करो टाइम से। उधर वालदेन के नाम पे इमोशनल ही नहीं होना किसी ने, उधर से कहेंगे फीस ज्यादा दे दो, तुम्हें ये एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, तुम्हें उस वाली क्लास में डालेंगे जो कि एलीट क्लास हमने बनाई है, वो वाला बैच जिसमें जो है वो ज्यादा अमीरों के बच्चे हैं, ज्यादा ओ लेवल ए लेवल वाले लोग हैं, ठीक है। तो लाइफस्टाइल और जो क्लास होती है, यस बिजनेस को ये बड़ा इम्पैक्ट करती है। बिजनेस अपनी प्राइसेस को उसी हिसाब से सेट करता है। दोनों एक ही कॉलेज के दो कैंपसों में पीआरसी की फी में जमीन आसमान का फर्क है, अच्छा खासा फर्क है। फेस वैल्यू भले सेम हो, बट इफेक्टिवली हाफ या हाफ से कम पे यहाँ पे पीआरसी होता है। क्योंकि अगेन हमने देखना है कि हमारे पास कम्युनिटी कौन सी आ रही है, और हमने देखना है कि उनकी क्या नीड्स है। उनको शशके नहीं चाहिए और उनको महंगी चीज भी नहीं चाहिए, तो शशके माइनस कर देते हैं, महंगी चीज माइनस कर देते हैं। उनको क्या चाहिए, अच्छे टीचर ऐड कर देते हैं। मतलब जवाद साहब, मैं तो मतलब गुजारा मुजारा ही कर रहा होता हूँ। तो खैर ओवरऑल बात समझ आई, कल्चर आपके लिए क्यों जरूरी है। सोशल और कल्चरल रिस्पॉन्सिवनेस होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में क्या चल रहा है, और हमें उसके मुताबिक अपने आप को अडॉप्ट करना है। अगर हम समझेंगे नहीं अपनी सोसाइटी को और अपने कल्चर को नहीं समझेंगे तो हमारा बिजनेस कहाँ खड़ा होगा, फारिग हो जाएगा। तो आप अपने बिजनेस को, अपने इर्द गिर्द के कल्चर को समझें। अगर आप अपने मौसम को नहीं समझ पा रहे, आप लोगों के जज्बात को नहीं समझ पा रहे, आप अगर इस चीज को समझ ही नहीं पा रहे कि फैमिली ट्रेडिशंस क्या हैं, तो आपका एड भी कामयाब नहीं होगा। आप ये देखें कि पाकिस्तान में अक्सर एड्स में जो एड ज्यादा कामयाब होते हैं वो होते हैं जिसमें इमोशनल तड़का होता है, जिसमें फैमिली की बात होती है, जिसमें कोई घर कंबाइंड फैमिली, कोई इस तरह की हमारी वैल्यूज का जिक्र होता है, ठीक है। वैल्यूज और एथिक्स बड़े इंपॉर्टेंट है। आप जिस जगह मौजूद हैं वहां के लोगों के वैल्यूज और एथिक्स क्या है। अगर बहुत झूठे लोग हैं तो उनके साथ वैसे ही चलना पड़ेगा, हर चीज लिख के करनी पड़ेगी, उनके साथ कोई ऐसी कमिटमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उनको एडवांस में पैसे नहीं देने होंगे। और जिधर आप डील कर रहे हैं अच्छे लोग हैं, ऑनेस्ट है, ईमानदारी है, गलत लोग नहीं है, तो वहां पे आपका अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होगी। आप उन पर भरोसा कर रहे होंगे, उनके साथ डिफरेंट डीलिंग कर रहे होंगे, उनके साथ डिफरेंट तरीके से चल रहे होंगे। तो पॉइंट ये है कि वैल्यूज और एथिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रस्टवर्दीनेस, लॉयल्टी, फेयरनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो कितने अच्छे लोग हैं, कितना अच्छा समझते हैं, मुल्क के लिए कितने अच्छे हैं, इदारे के लिए कितने अच्छे हैं। अक्सर बाहर के मुल्कों में
ये माना जाता है कि वर्कर हो तो पाकिस्तान जैसा और बुरा हो तो पाकिस्तान जैसा। पाकिस्तानी बंदा मेहनत में सबसे ऊपर और गड़बड़ में भी सबसे ऊपर। तो बहुत सारे मिडिल ईस्ट में कंपनीज हैं जो पाकिस्तान से हायरिंग करती हैं, क्योंकि इतने मेहनती और कम पैसे लेने वाले लोग नहीं मिलते कहीं। कम पैसे वाले बांग्लादेश से मिल जाते हैं, लेकिन वो उतने मेहनती नहीं होते। तो इतने मेहनती और कम पैसे वाले लोग एक तो मिलना मुश्किल है, लेकिन वो हमेशा एक नेगेटिव का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं मेहनती तो है, लेकिन आते ही दूसरों की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है, बिजनेस इस चीज को समझता है कि जिस ऑडियंस को वो बुला रहा है वो किस किस्म के लोग हैं, और अकॉर्डिंगली उनके साथ डील करता है। तो फिर क्या होता है कि पाकिस्तानियों को वहां पे मजदूरियों वाले काम ज्यादा मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग रोल नहीं मिलते। इंडियंस को मजदूरी वाले काम थोड़े से कम मिलते हैं और एंटरप्रेन्योरल रोल ज्यादा मिलते हैं। दे आर गुड मैनेजर्स। अनफॉर्चुनेटली हमारी कौम से ज्यादा अच्छे हैं एथिक्स में, अनफॉर्चुनेटली। हालांकि हम हमेशा नफरत करते रहे हैं और भी कर रहे हैं, लेकिन स्टिल बाहैसियत कौम वो एथिकली हमसे बेहतर हो चुके हैं। हम अभी तक उस तरह से नहीं है। तो इंडियंस का वहां पे टोटल होल्ड है, और इसीलिए पाकिस्तानी वहां छोटे लेवल पे तो बहुत ज्यादा काम करते नजर आते हैं, सीनियर पोजीशन पे खास लेवल से ऊपर नहीं जाते, ओइंग टू द ट्रस्ट इश्यूज के भरोसा लोग नहीं कर पाते। अब ये बात बुरी है, अच्छी नहीं है, लेकिन बहरहाल एक फैक्ट है। मैं समझाने ये चाह रहा हूँ कि आप जिन भी लोगों से डील करें, जिस बिजनेस में है, आपके लिए जरूरी है कि आप वैल्यूज, एथिक्स और इन सारी चीजों को देखें। और क्या चीजें हो सकती हैं? डेमोग्राफी। डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है? आपकी पॉपुलेशन के स्टैटिस्टिक्स, आपकी पॉपुलेशन की एज क्या है, आपकी पॉपुलेशन के लाइफस्टाइल क्या है, आपकी पॉपुलेशन कहाँ रहती है, उनके मजहब क्या है। डेमोग्राफी कहते हैं पॉपुलेशन के फीचर्स को। तो हमारे लिए डेमोग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आपने घर जाके बस इसको एक रीडिंग देनी है, बहुत ज्यादा इस पे परेशान नहीं होना, सिर्फ लॉजिकली समझना है। एज ग्रुप्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। क्यों? इस हिसाब से हम प्रोडक्ट्स डिजाइन करेंगे। ठीक है, कौन सी एज के लोगों को हमने क्या चीज बेचनी है। फिर इस वक्त मुल्क, वो दुनिया में ना अलग अलग तरह की एजेस के साथ अलग अलग मसला चल रहा है। मेरे से पिछले दौर के लोग हैं, उन्होंने मैक्सिमम मैनुअल जमाना देखा है। हम लोगों ने मैनुअल से आईटी की तरफ शिफ्ट ओवर वाला जमाना देखा है। आपने आईटी के इंट्रोडक्शन वाला जमाना देखा है। अब के बच्चे टोटल आईटी वाला जमाना देख रहे हैं। सबकी अप्रोच में फर्क है, सबके तौर तरीकों में फर्क है। मैं थोड़ा सा मेहनत फिर भी कर लूंगा, मेरे से ऊपर वाले बहुत ज्यादा मेहनत करते थे। आप सुस्त ज्यादा हो चुकी हैं, और जो नई नस्ल है वो तो बिल्कुल फारेग आ रही है। वो बिल्कुल मेहनत करने से तो आ रही है। ठीक है, अगली नस्ल पता नहीं आती है नहीं आती। ठीक, क्योंकि ये वाली नस्ल मेहनत नहीं कर रही, जो नई नस्ल है वो जब मेहनत नहीं करेंगे तो सरवाइव ही नहीं करेंगे, मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। मतलब वो एक, जैसे वो जब डायनासोर ने मेहनत करनी बंद कर दी, मर गए। तो खैर नहीं, तो आहिस्ता आहिस्ता जमाना तनजुली की तरफ जा रहा है ना, क़यामत भी तो आनी है। तो हम कैसे अगली नस्ल से अगली नस्ल के बारे में आज बैठ के सोचना शुरू कर दें? आज की नस्लें तो सामने ना, उन पर तबसरा कर लेते हैं। तो जो ज्यादा सीनियर लोग हैं उनकी नीड्स और है, जो मेरे से ऊपर के लोग हैं उनकी नीड्स डिफरेंट है, उनके लिए प्रोडक्ट्स और तरह की होंगी। मेरी एज के लोग जो है उनका मामला ये है कि उनके पास पैसे ज्यादा है, एवेन्यूज नहीं है खर्च करने के लिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा जमीन पे, प्लॉट पे, बिल्डिंग पे लगा देंगे, और क्या है हमारे पास जगह खर्च करने को। को बहुत ज्यादा उस तरह की नीड नहीं है, जैसे आप लोगों को बड़े उछलते कूदते से कपड़े पहनने हैं, बड़ा रंग बिरंगी सी जो है वो आपकी। तो हम लोगों का तो एंटरटेनमेंट भी ये है कि ज्यादा ज्यादा जाके किसी होटल में खाना खा लेंगे, या बहुत हो गया तो सिनेमा देख लेंगे। ठीक है, भाई ने कही या महंगी गाड़ी ले ली। ठीक है, तो हम लोगों के पास, आपके पास ख्वाहिशात है, पैसा नहीं है। हमारे पास पैसा है, ज्यादा ख्वाहिशात नहीं है। तो तो हर फील्ड के लोगों के लिए अलग अलग वो होगा। आप अक्सर सिनेमा जाते हैं और आप देखते हैं कि एक टिकट तो इतनी महंगी है कि 2000 रुपए की है। तो आप कहते हैं ये कौन पागल होगा? वो पहले फुल हो जाता है, क्योंकि वो कैपेसिटी वाले लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं। वो जाते हैं, वो कहते हैं हाँ ठीक है, इतना पैसा है, कहीं लगाना है, अच्छी जगह हो, बस सीट भी सबसे प्रीमियम हो, शो भी सबसे प्रीमियम हो, जबरदस्त। वो टिकट से महंगे नेचोस खा जाते हैं।
इतने से गंदे से पापड़, उसके साथ थोड़ी सी चीज मिलती है 1100 रुपए। आप 500 वाली टिकट पे डिबेट कर रहे होते हैं कि मैं मंगल वाले दिन आया हूं तो ये 300 की होनी चाहिए। तो इसका मतलब है कि अलग अलग एज ग्रुप्स की अलग अलग मैथ्स हैं। किताब ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि 2000 वाले लोग कौन से हैं, जनरेशन एक्स किसे कहते हैं, बूमर्स कौन लोग हैं, अलग अलग जमाने के लोगों को ना अलग अलग नाम दिए। आप इसे पढ़िएगा, आपको बड़ा मजा आएगा कि मतलब अलग अलग तरह की नाम दे दिया ना, तो फिर बूमर को भी समझाना पड़ेगा, वो ज्यादा मुश्किल हो जाएगा जी। अब अगेन अलग अलग नाम दे दिए उन्होंने अपने हिसाब से, जैसे मिलीनियल्स। तो कहने का मतलब है कि आपने ये देखना है कि आप कौन सी एज ग्रुप के लोगों को टारगेट कर रहे हैं और आपने उनके साथ कैसे डील करना है। हमारे साथ ये बहुत मामला होता है कि सीए फाइनल का स्टूडेंट वर्सेस एक बिल्कुल एएफसी का बिल्कुल नन्ना मुन्ना राही पीआरसी का। पीआरसी वाले बच्चे के साथ डिफरेंट एटीट्यूड होता है, फाइनल वाले के साथ डिफरेंट एटीट्यूड होता है। फाइनल वाला हमारे पास अगर आता है तो हो सकता है वो किसी कंपनी में सीएफओ के तौर पे काम कर रहा हो, किसी प्राइम पोजीशन पे काम कर रहा हो, वो दिन में 250 लोग उसके अंडर काम करते हैं और इधर आए तो इधर हमारा फ्रंट ऑफिस वाला कहे भाई आपको बात समझ नहीं आ रही मेरी, तो कहेगा तुम हो कौन, कहाँ से आए हो है, मतलब मुझे कह रहे हो मुझे नहीं समझ आ रही, मैं ग्रुप ऑफ कंपनी चला रहा हूँ तो मुझे तुम्हारी बात नहीं। तो आपको ध्यान भी ज्यादा करना पड़ेगा, उनको रिगार्ड भी ज्यादा करना पड़ेगा, ऊपर से वो बार्गेन भी बहुत करेंगे, पैसे भी ना होने के बराबर देंगे। बच्चों की तरह बेवकूफ थोड़ी है जो आराम से बेवकूफ बन जाएंगे, ठीक है। और बच्चों को अपने वालिदैन की तो परवाह नहीं होती, जो अपनी जेब से पढ़ रहा होगा खर्चा करके उसको। तो वही वही इदारे में फाइनल में ज्यादा महंगी फैकल्टी, ज्यादा महंगे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आपको सस्ते में ऑफर करना पड़ेगा। और उसी सेटअप में छोटे लेवल पे आप आएंगे तो आप थोड़ी सी सस्ती फैकल्टी के साथ, ज्यादा पीआरसी सबसे ज्यादा फीस होती है और सबसे सस्ती फैकल्टी पीआरसी की होती है। सीफैप सबसे कम फीस होती है और सबसे महंगी फैकल्टी वहां की होती है। इतना डिफरेंस क्यों, यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ भाई। आपका ऑडियंस कौन है, एक कंज्यूमर और एक कस्टमर है। आप ठीक है, आपने चीज कंज्यूम करनी है तो पैसे देने वालिदैन ने, जिनके पास खुला पैसा है, और फाइनल वाले बच्चे ने अपने स्टाइपेंड से निकाल के, अपनी नौकरी से निकाल के पैसे देने, वही कस्टमर है, वही कंज्यूमर है। तो अप्रोच चेंज हो जाएगी। तो यही हम समझना चाह रहे हैं कि कल्चर और इस तरह की चीजों से अप्रोच चेंज हो जाती है। एथनिसिटी और नेशनैलिटी, एथनिसिटी का मतलब है आपका ओरिजिन क्या है, नेशनैलिटी इससे फर्क पड़ता है, एक बिजनेस को फर्क पड़ता है। मैंने आपको कहा कि मिडिल ईस्ट में बैठ के आप कहते हैं पाकिस्तानी ऐसा है, इंडियन ऐसा है, श्रीलंकन ऐसा है, फलाना इस तरह से। तो हर कौम के अपने कुछ ओवरऑल पैरामीटर्स हैं। 80% 90% लोग उस कौम के वो वाली एट्रीब्यूट्स रखते हैं जो उस कौम के बारे में मशहूर हो जाती है। चंद लोग मेहनती अच्छे लोग भी होते हैं, चंद ईमानदार भी होते हैं। तो कहने का मतलब है कि आपके लिए उनका ओरिजिन, उनकी नेशनैलिटी इंपॉर्टेंट है। अगर आप पाकिस्तान में बैठ के डील कर रहे हैं तो चाइना वाले बंदे से डिफरेंट तरीके से डील होगा और अमेरिकन से डिफरेंट तरीके से डील होगा जी। एथनिसिटी आपका बेसिकली वो ओरिजिन होते हैं, उस ओरिजिन के हिसाब से आपके कुछ बिलीव्स होते हैं। यानी एथनिसिटी का मेन ताल्लुक है आपकी फिजिकल किसी जगह से एसोसिएशन, जिसके साथ फिर आपके उस इलाके के कल्चरल बिलीफ बन जाते हैं। तो ये यूं समझे कि मोर ऑफ अ फिजिकल एलिमेंट एथनिसिटी और नेशनैलिटी कि उस फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में हम कहेंगे कि जी सराइकी लोग इस तरह से हैं, एक खास उनकी एथनिसिटी है कि वो सराइकी एरिया से बिलोंग करते हैं और वहां के लोग वो इस तरह से। हम कहेंगे जी पंजाबी इस तरह के होते हैं, महाजिर उस तरह के होते हैं, सिंधी उस तरह के होते हैं, पठान इस तरह के होते हैं। तो इसका मतलब आप एक बंदे को उसके इलाके के हिसाब से ज्यादातर या उसके उस जैसे एट्रीब्यूट रखने वालों के हिसाब से मैयर कर रहे होते हैं। तो पठान से डीलिंग कर रहे हैं तो और तरीके से डीलिंग होगी। पठान से बार्गेन करने जाएंगे तो आप जो है जितनी उसने ऑफर बताई आप उसके 10% से शुरू करेंगे, ठीक है। सराइकी से डील करेंगे तो उसको मीठी मीठी बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। बीच में और कोई ने उसे दौड़ा सुना दिया, वो खुश हो गया। कोई इस तरह से हर कौम का ना अपने अपने कुछ वो होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो आप उस हिसाब से उसको लेके चल रहे होते हैं। ये हमने सारी बातें पढ़ी हुई हैं, बिल्कुल सही भाई ने कहा कि मार्केट सेगमेंटेशन और इस तरह की जगह पे हमने सारा कुछ देखा हुआ ऑलरेडी। इस वक्त तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ। अब फैसलाबाद वाले बंदे से डील कर रहे हैं तो बता आपकी डील ज्यादा बेहतर हो जाएगी अगर आप बीच में हल्की सी आप भी जुगत करा दें, वो कंफर्टेबल हो जाएगा, उसको अपनाइयत सी लगना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे बार्गेन करने आए हैं नीचे,
तो बार्गेन करते करते कोई हदीस सुना दी, ठीक है, अगला बंदा कह के यार बड़ी अच्छी बात की यार, ये लड़का जो है ना, हाँ मुसलमान तो मुसलमान का भाई होता है सर, आप क्या बात कर रहे हैं। वो फ्रंट ऑफिसर एकदम से वो होगा कि यार वाकई क्या बात कर दी इसने, मैं भी मुसलमान हूँ, ये भी मुसलमान है, नहीं मेरा भाई है, मैं अपने भाई के साथ इतनी भावता थोड़ी करता, चल यार साइड पे हट जा, आजा 12,000 में आजा, कोई नहीं कह रहा, तू अपना भाई है, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है जी, कितनी खूबसूरत बात है, बुक्स फ्री कह के पैसे कम नहीं करते। आप 2,000 तोड़वाने के चक्कर में तो उन्होंने 600 की किताबें दे दी, और अब आप 2,000 रुपए कम नहीं करवा सकते, तो अगेन नेट गेन भी तो है। एजिंग पॉपुलेशन क्या है, एजिंग पॉपुलेशन जी, मैंने क्या कहा था, 1-3 तक पढ़ाऊंगा, आज तो मैंने ऐसा नहीं कहा था, क्या किया था? तो आप लोग क्यों सवाल इतने पूछते हैं उससे पहले, क्यों मुझे इतना तंग करते हैं? मैं तो अपना पढ़ा के चलें। एजिंग पॉपुलेशन आखिरी बात है, उससे नीचे वाली तो आप खुद ही पढ़ लेंगे, नीचे वाली तो आप खुद ही पढ़ लेंगे। चले, आपके बस कहने पे 2 बातें हैं, मैंने पहले एक करनी थी, एजिंग पॉपुलेशन और इमिग्रेंट्स वाली बात। बिजनेसेस जी, जिसको लगे कि हमने देर तक पढ़ा वो वाले भाई को कूटना है, वो मजीद अभी भी टाइम आगे लगाने के चक्कर में, मैंने तो पढ़ाना है। सही बात है, मैं आप पे बिल्कुल भरोसा नहीं करने वाला, मैं आगे पढ़ाऊंगा, मैं मेहनती और आप लोग नाकाबिले भरोसा, दोनों फीचर मिल गए हमें। अच्छा जी, एजिंग पॉपुलेशन क्या मामला है, एजिंग पॉपुलेशन क्या है? दुनिया में इस वक्त बड़ी एज के लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए, ये बात शायद हमने पहले भी की थी, ठीक है, और हमने ये देखा था कि जो नई पॉपुलेशन आ रही है उसमें बर्थ रेट कम है और पुरानी पॉपुलेशन में बर्थ रेट ज्यादा होता था। नई पॉपुलेशन में डेथ रेट भी ज्यादा है और पुरानी पॉपुलेशन में डेथ रेट उतना तेज नहीं था। नए लोग जल्दी मर रहे हैं, पुराने लोग देर से मर रहे हैं, नए लोग कम पैदा हो रहे हैं, पुराने लोग ज्यादा थे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हम पॉपुलेशन को उठा के देखेंगे तो पता लगेगा 70-80% तो बुजुर्ग हैं या बड़े हैं। अब बिजनेसेस कंफ्यूज हो गए कि उन्होंने किस ग्रुप को टारगेट करना है। छोटों को टारगेट करें तो उनके पास पैसे नहीं है, बड़ों को टारगेट करें तो उनके पास ख्वाहिशात नहीं है, तो फिर होगा क्या, बड़ों में ख्वाहिशात जगाई जाएंगी। अचानक से ऑरेंज कोट को एक प्रोफेशनल ड्रेस के तौर पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। कुर्ते शलवार में जो है वो फिरोजी रंग के कुर्ते शलवार जो है वो बड़े कॉमन हो जाएंगे, खट्टे रंग के जो है कुर्ते शलवार। यानी कि अब क्या किया बिजनेसेस ने ना, बूढ़ों को और अधेड़ उम्र का माइंड बना दिया कि यार आप जवान हो, क्या बात करते हैं, फैंसी सी ड्रेसिंग करो, जरा थोड़ा रंग बिरंगा सा चोला पहनो, कोई इस तरह से वो मजा आए। तो एक ही तरह का ड्रेस पकड़ के बच्चों को भी बेच दिया, बड़ों को भी। बच्चे अपने लड़कपन की वजह से ले लेंगे। बच्चों से मुराद है कि एक बंदा जो कि फॉर एग्जांपल आप बच्चे हैं, लेकिन आपका जो हाइट है वो उतनी ही है जो कि एक अधेड़ उम्र आदमी की है, तो कपड़े तो दोनों को एक जैसे आ जाएंगे। आपको शौक कपड़े चाहिए थे, उनको सुपर कपड़े चाहिए थे। उन्होंने उनका माइंड बना दिया कि तुम लोग बूढ़े थोड़ी हुए हो, अभी तो जिंदगी बाकी है, आओ। एड्स के अंदर जरा ज्यादा एज के लोगों को लेना शुरू कर दिया, ड्रामों के अंदर पुराने लोगों को ज्यादा लेना शुरू कर दिया, मूवीज में ओल्ड हीरोज को ज्यादा डिपिक्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि ओल्ड हीरोज के फॉलोअर्स वही हैं, और ओल्ड हीरो जब नया फैशन करके आता है तो फिर मेरे जमाने के लोग कहते हैं कि हाँ ठीक है यार, ये इसका मतलब है, हो सकता है ये चल जाएगा, ये मतलब जो है ना। तो अगेन जो कुछ लोग अभी भी पुराने ख्यालात के वो परेशान होते हैं। जो मैंने कहा ना कि मैं जे डॉट पे जाऊं तो मैं कुर्ता नहीं समझ आता कि मैं अब क्या लूं। एक जमाना था कि सबसे ज्यादा मैच्योर अच्छे डिसेंट कुर्ते मिलते थे, और अब सबसे ज्यादा रंग बिरंगे उछलते कूदते और इस किस्म के कुर्ते मिलते हैं। ठीक है, मैं अब नहीं ले पाता, यानी कि उधर उनका स्टफ अच्छा होता है तो अगर ढूंढ ढांड के कोई मेरे जमाने का कोई पीस मिल जाए तो वो ले लिया, अदरवाइज जो है वो कुछ और अल्ट्रा क्लब या इस तरह से कुछ और ब्रांड्स की तरफ जा रहे होते हैं। जी बात समझ आ रही है? यस सर। बस कर देते हैं, कोई बात नहीं, पढ़ना तो आपने, मैं तो सिर्फ डिस्कशन करनी थी। ये वाले एरियाज को हमने सिर्फ पढ़ना है, यस सर, सिर्फ देखना है कितना को पढ़ना है। किताब दिखाएं।
जी 2.5 सफे पेज 18, 19 और 20 में एजिंग पॉपुलेशन तक इंशाल्लाह यहां से आगे कल चलेंगे और परसों मजीद आगे चलेंगे। जी आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये वही जनरल डिस्कशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट टीचर कर दिया। बुला रही है लेक्चर खत्म।